बेटा 35 नंबर का क्वेश्चन हो चुका था अपना। अब करना है क्वेश्चन नंबर 36। 36 हिंदी मीडियम पेज नंबर 573, इंग्लिश मीडियम पेज नंबर 501 पे देखो। अंडर द विच मेजर हेडिंग ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट द फॉलोइंग आइटम विल यू शो। एक कंपनी के चिट्ठे में निम्नलिखित मदों को आप किन मुख्य शीर्षकों में बताएंगे। हेडिंग सब हेडिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 है 501 और हिंदी मीडियम 572। आगे आइटम्स हेडिंग एंड सब हेडिंग कोई होगी तो सब हेडिंग। यहाँ पे लिखा इफ एनी। सबसे पहले क्या दिया कैपिटल रिजर्व। नाम से ही पता चल गया कहां पर आएगा ये रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस क्या इसकी सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। और ये किसके अंदर आता शेयर होल्डर फंड के अंदर। शेयर होल्डर्स फंड। सेकंड क्या है डिवेंचर्स। पब्लिक से लिया गया पैसा उधार। ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी से और लंबे समय के लिए पैसा लिया रहता पब्लिक से, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन या बोरोइंग्स। सेकंड आ गया डिवेंचर्स। सर हमारी नॉन करंट लायबिलिटी से लायबिलिटीज। पब्लिक से लिया गया पैसा इसलिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएगा। बोरोइंग्स ठीक है, या बोरोइंग्स या ऑब्लिक में बता दो लोन। थर्ड नंबर पे क्या कहा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर होल्डर फंड। बेटा खुद ने ही बोल दिया, हालांकि कई बार क्वेश्चन में ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा रहता है। नहीं बोलेगा तब भी आपको पता होना चाहिए प्रीमियम पब्लिक से ज्यादा पैसा मांगा है और एक्स्ट्रा पैसे को कंपनी कहां पे डाल देती है रिजर्व में। तो ये जाएगा शेयर होल्डर फंड में। और रिजर्व किसकी हेडिंग है सब हेडिंग्स रिजर्व एंड सरप्लस। कितनी बार कर दिए ऐसे याद हो गया होगा अब तो बहुत सारा होता है। ये टफ नहीं है चैप्टर, स्टार्टिंग में लगा था टेंशन। गुडविल दिखती है क्या नहीं? तो सर ये इंटेंजिबल एसेट्स है नॉन करंट एसेट्स। गुडविल और पेटेंट दोनों ही है। दोनों हमारी फिक्स एसेट्स है। फिक्स मतलब नॉन करंट एसेट्स। अब देखना बहुत सारे बच्चे एमपी बोर्ड में फिक्स एसेट्स ही लिख के आएंगे और एग्जामिनर उसमें भी पूरा नाम वो देगा मार्क्स उसको। सर फिक्स एसेट्स गलत है क्या? नहीं गलत नहीं है, गलत होता नंबर क्यों देता? बिल्कुल लिख सकते हैं हम तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कुछ परफेक्ट है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर ये भी नॉन करंट एसेट्स है, दोनों नहीं दिखती इसलिए दोनों को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहेंगे। एसेट्स अदृश्य संपत्तियां। एसेट्स कुछ और है क्या इसमें? नहीं सर बस कंप्लीट। 5 नंबर में आता था कितना आसान। 1 नंबर तो जाएगा 4 नंबर के क्वेश्चन है ना इस बार। उतारो बेटा फटाफट जल्द उतारो। एक बार मैं और स्पीडली रिवीजन करवा दूंगा अभी आपका। इनकी हेडिंग सब हेडिंग का
मेरे को असेट्स वाले याद होगा लेकिन लायबिलिटीज वाले अभी भी पहले इसको उतारो। हो गया है तो अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। उतारो जल्दी। कर लिया पक्के में? कौन सी एडवांस कहाँ पे आएगा? ये नहीं किया मैंने सर, ये 36 वाला पहले कर लिया था। अभी बन जाएगा। उसको तो माइनस करना पड़ता है ना सर। कॉल सी एडवांस को माइनस किया जाता है बेटा, कॉल सी एडवांस में। चलो देखो फटाफट आज चैप्टर कंप्लीट करना आपके पास 37। बेटा 37 में हमें हेडिंग सब हेडिंग बताना है। सबसे पहले आ गया इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ध्यान रखो, प्रीपेड हमारी करंट असेट्स है, तो ये तो आ गया करंट असेट्स में। और कौन सी हेडिंग में ले? अदर करंट असेट्स में, क्योंकि सर इन्वेंटरीज में आएगा नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी नहीं आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा अदर करंट असेट्स। इसके बाद डेटर्स, ये भी हमारी करंट असेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीव लेना होता है इससे। इसकी हेडिंग है करंट असेट्स, ये रहता है ट्रेड रिसीवेबल्स में। अब इसके बाद क्या दे दिया? वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक है हमारा, किसमें आएगा? इन्वेंटरीज में। वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक है हमारा, ब्रैकेट में लिख रहा हूं स्टॉक। स्टॉक हमारी बिजनेस की करंट असेट्स है, ये आएगा इन्वेंटरीज में। फिर इसके बाद क्या कहा? मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन क्या होता है? गिरवी तो होता है, गिरवी रख रखा है हमने, ठीक है। मॉर्गेज लोन, ये तो पता चल गया लोन मतलब सर लाइबिलिटी से, लेकिन लंबे समय के लिए गिरवी रखी जाती चीजें, ये भी नॉन करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। मॉर्गेज लोन नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ठीक है, और लोन है इसलिए हम इसको ले सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। इसके बाद 5th नंबर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसे कहा ले? बताओ कौन बता रहा? सिक्योरिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, क्यों लेंगे इससे? हमें सरकार को पैसा नहीं देना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमने सरकार को पैसा जमा कर रखा है, ठीक है, ये हमारा कंपनी का इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के लिए, तो ये हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये हमारी फिक्स असेट्स है। नॉन करंट असेट्स में हम इससे बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब अगला क्या है? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कहां पर आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज तो है, लेकिन कौन सी लाइबिलिटीज है? करंट लाइबिलिटी। क्योंकि मैं कंपनी हूं और ये मेरे शेयर होल्डर ने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया है, तो अब कंपनी की लाइबिलिटीज बनती कि भैया इसने पहले पैसा दे चुके हैं मुझे, है ना। अगर आपने कैसे एडवांस सैलरी ले ली तो आपकी लाइबिलिटीज नहीं, वहां पे काम करे, ठीक है, हालांकि मिलती नहीं, बहुत कम जगह मिलती है।
वैसे अगर एडवांस अगर कंपनी के पास आ गया तो कंपनी की करंट लायबिलिटी से, इसे हम किस साइड में लेंगे, अदर करंट लायबिलिटीज में। बस कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस पे यही पे प्रॉब्लम आती है। सर अगर कॉल्स इन एरियर्स आया तो दोस्तों हम शेयर कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, तो पता क्या है करेंगे? उसको डिडक्ट इधर लिखा ना अदर करंट लायबिलिटीज में, कोई डिडक्ट कुछ नहीं करना है। ये तो पैसा ज्यादा मिल गया ना कंपनी को, कम मिल जाता तो कैपिटल कम हो गए तो घटाना पड़ता, उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। याद रखना कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी से इसकी सब हेडिंग क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। सर ये समझ में आ गया। बस अब कॉल्स इन एरियर आया तो कॉल्स इन एरियर आया तो इसे लिखेंगे शेयर होल्डर फंड में, बता देता हूं, लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बेटा कॉल्स इन एरियर, तो ये आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर, इसको माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम, किसमें से माइनस कर देंगे, डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल। बस ठीक है। गाय मिल गई। चलो अब इधर ध्यान दो। अब ये नीचे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिखे इस पे लिखा कैलकुलेट करना टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक निर्माता कंपनी है जिसका हमें टोटल रेवेन्यू बताना है कि इस टोटल रेवेन्यू का मतलब उसने टोटल कितनी इनकम अर्न करी है। रेवेन्यू का मतलब बता सकते सर टोटल ग्रोस रिसीप्ट की कितना पैसा मिला है। तो ऐसे कर सकते हो यार बेटा, चलो करवा ही देता हूँ, छोटे से क्वेश्चन है। कभी आ जाएंगे तो फिर बोलने लग जाओगे। एग्जाम में वाले बने नहीं तो सर को यार बोले कर रहे हैं। हमें वजह चाहिए बस, बहाने तो है फिर हमारा। चलो यार हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इधर जान न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, यहां पर हम लिख देते कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू ना फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का हमें टोटल रेवेन्यू बताना है। कब ईयर एंड हो रहा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 के लिए। ठीक है, नोट नंबर यहाँ पे डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर लिख देते पर्टिकुलर। ठीक है, ये डाल दो अमाउंट और नेट अमाउंट। सबसे पहले देखेंगे बेटा पर इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब हमें मेन बिजनेस से कितनी इनकम हुई है। एक बिजनेस का काम क्या है, सेल करना, तो बिजनेस से रिलेटेड इनकम को हम यहाँ पे लेंगे और अदर इनकम को फिर हम नीचे लेंगे। तो पहले देखो सेल ऑफ फिनिश गुड्स, कितने का सामान बेचा हमने, 13 लाख रुपए का सर सेल करी है। और सेल ऑफ स्क्रैप, भंगार बेचा हमने 60,000 रुपए का। बिजनेस में तही बिकता भंगार,
ठीक है, वो घर वाला हटाने वाला नहीं है, इसका स्क्रैप अलग ही रहता है ना। इसका स्क्रैप ऐसा है कि अगर हम कोई सा भी छोटा सा लोहे की चीज बना रहे हैं तो छोटे छोटे टुकड़े कट के नहीं बचेंगे क्या इसमें से? और अगर बड़े लेवल पे करा रहे हैं तो इसका लोहे का सामान कितना निकलेगा? निकलेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है स्क्रैप। फर्नीचर वाला तो लकड़ियां और लकड़ियों का चूरा बहुत सारा जो कॉपी किताब बनाने के काम में आते हैं, तो ये निकलता है, ठीक है। कोई सा भी ऐसा काम हो उसके अंदर स्क्रैप निकलना ही है प्रोडक्शन में। हमारे काम का नहीं, लेकिन कई और काम में आएगा वो। तो सबसे पहले बता दें इसमें सेल ऑफ स्क्रैप। इसके बाद हमने 36,000 रुपए का सेल क्या कर दिया, रिटर्न आ चुका है, तो इससे इनकम कम हो गई, माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, ये अदर इनकम का पार्ट है, इनकम का पार्ट नहीं है। ब्याज मिला, हमने कहीं पैसा जमा कर रखा था तो वो पैसा कमा के दे रहा हमने, बिजनेस का पार्ट नहीं है, अदर इनकम में आएगा। और इनकम टैक्स रिफंड आ गया, इसको भी अदर इनकम में ले लो, ठीक है। इन सबको जोड़ देना, टोटल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या लिखा, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, सेल ऑफ फिनिश गुड्स। कितने की सेल करी हमने? 13 लाख, 13 लाख, ठीक है। इसी में सब माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न को। सर वो सेल्स ऑफ स्क्रैप को बाद में देंगे ना अपन, यहाँ पे लेंगे बेटा, इसमें लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। कितनी थी सेल्स रिटर्न? 36,000 की, माइनस कर दो, 3 0, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, और 9 में से 3 गया 6, 12,64,000 की ये तो हो गई। अब इसमें ऐड कर देते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। कितनी है सेल ऑफ स्क्रैप? 60,000 का हमने भंगार बेचा स्क्रैप, 13,24,000, तो यहाँ का टोटल आ गया है 13,24,000। ये तो थी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सर बिजनेस से हमें 13,24,000 का रेवेन्यू मिला है। अब सेकंड में देखेंगे हम अदर रेवेन्यू, अदर इनकम। इसमें क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 19,200, इनकम टैक्स, और दूसरा आ गया इनकम टैक्स रिफंड हो गया, टैक्स रिफंड 4,800। ये तो हो गया बेटा दूसरा रेवेन्यू 24,000। बिजनेस से सर हमें 13,24,000 रुपए मिला है, और अदर रेवेन्यू हुआ है हमें 24,000। तो यहाँ पर हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, यही तो निकाला था हमने, टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिट नहीं है ये, रेवेन्यू है। 13,48,000 रुपीज हमारा टोटल रेवेन्यू। तो इसमें क्या था, हमने क्या करा, इनकम को प्लस कर दिया, किसको कर दिया, बिजनेस की इनकम और अदर इनकम को हमने दोनों को ऐड करा। हाँ, कुछ सेल्स रिटर्न होगी तो उसको माइनस कर देंगे। बाकी के भी ये क्वेश्चन सेम ही है, सेकेंड और थर्ड वाले आप कर सकते हो।
बेटा अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैलकुलेट करना में टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब टोटल बताना है इसकी कितनी इनकम हुई है ऑफ कुबेर फाइनेंस लिमिटेड। बस यही तो है कुबेर फाइनेंस लिमिटेड। अगर नाम समझ में आ गया तो समझ में जाएगा बिजनेस कौन सा। यस सर, इस बिजनेस का काम क्या है? फाइनेंस करना। यस सर, इसी को फाइनेंस करते हैं। फाइनेंस, ये गाड़ी फाइनेंस करता है, मोबाइल फाइनेंस कर रहा है, कार फाइनेंस कर रहा है, मतलब लोगों को पैसा उधार दे रहा है। तो इसकी इनकम का बड़ा सोर्स क्या सर? लोन गिवन है, इंटरेस्ट मिला है इसे, ठीक है। तो ये अब इसकी ऑपरेटिंग इनकम बता सकते हो? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन, ये इसकी ऑपरेटिंग इनकम है, बिजनेस का पार्ट है कि आपने मोबाइल फाइनेंस करा था, आपने बाइक, आपने कार, तो आप हर महीने किस्त भरोगे ना ब्याज के साथ, तो आप सबने जो इंटरेस्ट दिया है वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम में माना जाएगा, क्योंकि मेरी कंपनी ही फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, मेन काम मेरा उधार देना है। तो मेरी मेन इनकम भी क्या है? आपसे पैसा मिला और आपसे इंटरेस्ट मिला। तो सबसे पहले आ गया इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन, कितना मिला? 9 लाख रुपए। फिर सेकेंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग बेचना उसका काम नहीं है, ये उसकी क्या हो जाएगी? अदर इनकम में। अदर इनकम में क्या गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा? 75,000 और बिल्डिंग 3,60,000। 3,60,000। इसके बाद सैलरी इनकम, अब इसको क्या माने? अदर में ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं इनकम कौन सी है ना, तो इसे हम लेंगे अदर इनकम में। 2,000 सैलरी इनकम कितनी है? 2,000। कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो ये किस में आएगा? हमें मान लेते सारे बिजनेस का कमीशन है, ऑपरेटिंग का है। कमीशन रिसीव्ड 5,000 5,000 का। एक लास्ट है डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, लाभांश मिला है। डिविडेंड किस पे मिलता है? शेयर्स पे। अगर इस कंपनी ने किसी और कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से इनकम हुई है, तो इन्वेस्टमेंट की इनकम अदर इनकम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम डिविडेंड। डिविडेंड आपको कब मिलेगा? जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस कर रखे। परचेस करना मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, ये अदर इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड 28,000। बस हो गया। बिजनेस से हमें 9,05,000 रुपए की इनकम हुई है। कुछ गलत हो गया क्या? हाँ 5,000। ये समझाना 9,05,000 और अदर इनकम हुई है हमें, जोड़ दो 3 0, 10 5 15 की 5 अजला 1 14 4,65,000। ये बेटा आ गया टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू कर लो प्लस 13,70,000 13,70,000 हो गया। इधर उधर
बस बेटा 2 ही काफी है। यस सर, बाकी होगा अभी क्लियर करके लाइन कर पता है एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को यहाँ पर नहीं पूछता, उसका रीजन है आपका जो अगला चैप्टर है उसमें भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का कंपेयर करना है, तो वहां पर 4 नंबर में पूछ लेता है, इसलिए यही रीजन है यहाँ पर नहीं पूछता वो। सर बाकी लोग क्लियर करके बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट निकालो पहले, ढूंढ लो, थोड़ी तो मेहनत करो, सीधे पेज नंबर। हो गया बता दिया आंसर निकाल दिया। चलो देखो बेटा बोला ना मेरी वजह से मैं पेज नंबर बता दो। 489 चले आ जाओ। अब आपको इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल की, 1 से लेके 7 तक, फिर लास्ट में रहेगा 15, 16, 17। बहुत इजी है। क्या लिखा पहले में, राइट द मेजर हेडिंग ऑफ असेट साइड। असेट साइड्स की मेजर हेडिंग्स के नाम बताइए। 2 ही मेजर हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लिखा है आंसर। असेट साइड्स की मेजर हेडिंग के नाम बताना है हमें, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आंसर दिया है। एग्जांपल नंबर 2, लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड्स की मेजर हेडिंग बताना है। शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। मिल गई है। 3 नंबर में आ सकती है लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की मेजर हेडिंग्स के नाम। फिर इसके बाद इधर ध्यान दो बेटा, अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द असेट साइड। असेट साइड्स के अंदर जो नीचे आइटम्स दे रखे हैं आप कहां बताएंगे। सबसे पहले क्या दिया, गुडविल, नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स लिखा है उसके ऊपर, बिल्स रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स, लूज टूल्स, असेट साइड है करंट एसेट्स, इन्वेंटरीज, ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, करंट एसेट्स। प्रैक्टिस करना, अब हो गया ना, फ्लो में आ गया। सेम ऐसे ही तो आपको 1 से लेके 7 तक लिख लो। एग्जाम्पल 1 to 7 लिख लिया सर। 57, 70 और 15, 16 और 17 हो जाएगी प्रैक्टिस अच्छी। अब रही इसकी थ्योरी। सर 7 के बाद कौन कौन सी होगी? 15, 16, 17 ये हेडिंग, सब हेडिंग ही बताना उसमें भी, तो प्रैक्टिस इसमें अच्छी हो जाएगी। कट हो गया, नीचे लिखा है। सब कुछ कर लो। अब बेटा इसके अंदर जो थ्योरी आती है वो बता रहा हूँ। सबसे पहली थ्योरी, वित्तीय विवरणों से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इनके नाम लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, गिव द नेम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये ऑफ कंपनी का है। ये लिखा ना, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के तो है, इस पे लिखा है, इस पर कंपनीज एक्ट 2013। बेटा पहले पे मिल गया, पेज नंबर स्टार्टिंग में ही है जब चैप्टर स्टार्ट होता है। 471 पे 471 उनको नहीं मिल रहा है, पेज नंबर देखो, ठीक है। 471 तो बेटा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाले स्टेटमेंट को ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इसके अंदर मेनली 2 स्टेटमेंट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। खाली नाम लिखना और मीनिंग बताना है। पहला पैराग्राफ ऊपर का पूरा मीनिंग में आ गया और नीचे दोनों स्टेटमेंट के नाम पूरा बताना बेटा। जैसे एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पूरा बताना। कंपनी मेनली
है ना। 2 स्टेटमेंट्स को क्या करती है, प्रिपेयर करती है। पहला नाम बता दे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्लिक में इनकम स्टेटमेंट, ये नाम। इसके बाद इनको बनाने के ऑब्जेक्ट उद्देश्य जस्ट नीचे मिल गया है। हाँ, क्यों बनाती कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों बनाती बैलेंस शीट। पहले बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, लाभ अर्जन की क्षमता पता तो चले कंपनी कितना कमा रही है। और बैलेंस शीट क्या बताएगा, इनकी इकोनॉमिकल पोजीशन। फिर साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सब हिसाब किताब रखेगी कंपनी, तो जितने भी रिसोर्सेस है उसका सही समय पे सही तरीके से उपयोग हो पाएगा। फिर कैश फ्लो के अनुमान के लिए, एस्टिमेशंस के लिए, इसमें क्या दे रखा है इंग्लिश में, देखो पहला आ गया हेल्पफुल इन एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। इससे हमें पता चल जाएगा बिजनेस में कैश का फ्लो कैसा है, कैश आ रहा है जा रहा है, कैसा फ्लो है। अभी हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, आखिरी चैप्टर वही है। फिर हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस, इससे हम क्या करते हैं, तुलना कर सकते, कंपेयर कर सकते। तुलना हम किससे कर सकते, 2 लोगों से तुलना कर सकते। आम इंसान, अगर कोई बच्चा पास है फेल हुआ 12th में, तो अपना कंपेयर अपने से ही करेगा कि मेरा 10th में क्या बना था और अब क्या बना। इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ कंपैरिजन। या सामने वाले से करेगा, क्या मेरा इतना बना उसका इतना ज्यादा क्यों बन गया, क्या रीजन है। हालांकि सामने वाले से नहीं करना चाहिए, सेल्फ कंपैरिजन बेस्ट होता है। वैसे कंपनी खुद का कंपैरिजन कर सकती है स्टेटमेंट में कि पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल क्या प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों हुआ, ज्यादा हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन पता करेगी। ज्यादा में भी रीजन पता किया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, कंपेयर करने में फायदा होता है इन स्टेटमेंट के बेस पे, ताकि हम गलतियों का पता कर सके। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंस बिजनेस एक्टिविटीज, हमें व्यापार से संबंधित बहुत सारी आवश्यक सूचनाएं मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन स्टेटमेंट से। आपको कोई से 4 पॉइंट करना है ऑब्जेक्ट में। अब इसके बाद जस्ट नीचे जो एग्जाम में आपको थ्योरी में मिलेगा, नेचर दी एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड फाइनेंशियल, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी मीडियम तो सबसे इजी था, जहाँ पे अच्छे श्रेष्ठ आ जाए वहां पे 7 था, पूर्णता, स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता। मिल गया। चलो अब इंग्लिश मीडियम भी हिंदी मीडियम में समझेंगे तो अच्छे से जाएगा। देखो एक अच्छा गुड फाइनेंशियल क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में एक अच्छे वित्तीय विवरण के आवश्यक गुण। एक अच्छे वित्तीय विवरण के तत्व या गुण, या गुण। देखो हिंदी मीडियम में भी बताया था 7 बार था कर दोगे तो 7 पॉइंट मिल जाएंगे। पूर्णता, अब इसी से इंग्लिश मीडियम वाले भी पॉइंट बना सकते हैं। समझ लो बेटा 4 नंबर में बहुत इजी हो जाएंगे। स्पष्टता, संक्षिप्तता, शॉर्ट, मितव्ययिता, इकोनॉमिकल, चीपेस्ट, और सत्यता, ट्रू,
सही हो, मन से इनकम नहीं बताइए, मन से प्रॉफिट ना बताया हो, जो अधिकतर करते हैं। यस सर। और समय क्या समय इसमें दिया है हिंदी में? सरलता। सरलता। बेटा हाथ समझ और एक पारदर्शिता। एक मिनट, ये सत्यता को बोलते हैं यथार्थता। और यहाँ पर कर सकते हैं अपन एक और बचा है। पारदर्शिता कर लेते हैं। पारदर्शिता, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंसी। सबसे अच्छी बैलेंस शीट क्या होगी? सबसे अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा सर? जो कंप्लीट हो। कंप्लीटनेस। अगर बैलेंस शीट मैच ही नहीं हो पा रही तो सबसे अच्छा का क्या होगा? वो बैलेंस शीट है ना। तो एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर? कंप्लीटनेस हो उसमें, कि कंप्लीट हो, सब जो जो निकालना चाहते थे हम निकाल दिया, सब आपके सामने हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो। सब कुछ है। एक मिनट यहाँ पर बताना, कंप्लीटेबिलिटी से आ गया, कंप्लीटनेस हो गया, इसके अंदर दिया नहीं ना क्लियर वाला पॉइंट। सर आप करवा दो। स्पष्ट, क्लियर हो बेटा, साफ हो, समझ में आ जाए वो। संक्षिप्तता शॉर्ट में हो, शॉर्टनेस हो, 4-5 पेज भर के नहीं बताया हो आपने बैलेंस शीट और सारी चीजें। शॉर्टनेस हो, सबसे अच्छी बैलेंस शीट आपको ये पसंद है सर? शॉर्ट हो, साफ हो, कंप्लीट हो, इकोनॉमिकल हो। सस्ती हो, बैलेंस शीट में हमें बनाने में ही ज्यादा पैसा ना लग गया हो। फिर यथार्थता मतलब ट्रस्टफुल हो, सही हो ना, ट्रू स्टेटमेंट हो, इसमें सरल हो, इजी हो, और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी हो, जैसे कांच के आर पार देख सकते हैं, ऐसा नहीं सर पेज के आर पार देख सकते हो। बोले पारदर्शिता मतलब उसके अंदर पूरा विश्वास हो, कोई गलत तथ्यों का वर्णन नहीं किया हो। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं 4 पॉइंट आप निकाल दो इसमें से। सर आपने जो भी बताया उसमें मात्र 2 है इधर, और उसको ही नहीं मैच कर रहे हैं। ये इसमें हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में अब बताता हूँ। एनालिसिस यानी सर देखो सबसे पहला आ गया सिंप्लिसिटी, एकदम सिंपल हो, ठीक है। दूसरा ले लो कंप्लीटनेस, कंप्लीट हो, मिल गया दूसरा। फिर इसमें 10वें नंबर पे ट्रांसपेरेंसी मिल गया, 3 हो गए, 3 मिल गया। और फिर ऑथेंटिक आ गया, सही हो, इंफॉर्मेशन सही हो, रिलायबल। एनालिसिस यानी पारदर्शी। एनालिटिकल का मतलब जिसका आप विश्लेषण कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, एनालिटिकल। सर लास्ट वाला पॉइंट भी अच्छा है। और टाइमली समय पे प्रिपेयर हो जाए, साल खत्म होने से आपके अकाउंट भी बन जाए, टाइमली प्रिपेयर हो जाए। और प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जो सबसे बड़ी समस्या है आपकी, जो भी आप अकाउंट्स बनाते हैं उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन में हो। एंड पेज चेंज कर दो, इसमें 474 पे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ लिमिटेशन भी होती इनकी स्टेटमेंट। तो बेटा ये हो गई इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों आपके सामने हैं। कल इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा। सर आज मंडे है तो आपको लगना आधा घंटा